कि मज़दूर की पीड़ा जो समझते हैं वो शायद मैं समझता हूँ उनके बराबर कोई समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी एक किसान के बेटे रहे हैं। इससे मूलभूत जो स्थिति है वो समझते हैं धरातल पे क्या है। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल शेरा गाँव। चलिए, आज मैं जुड़ा हुआ हूँ जो हमारे शेरा गाँव के पूर्व प्रधान है कृपाल सिंह जवाड़ी रतन जी के साथ। तो मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो हमारे आज उत्तराखंड की, जो हमारे पहाड़ की, जो आज हमारी देवभूमि की क्या क्या समस्या है, और जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं देश में शिक्षा और चिकित्सा के लिए, तो मैं थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद उज्ज्वल जी। तो प्रधान जी, मैं सबसे पहले ये जानने का प्रयास करूंगा कि जो आज हमारे उत्तराखंड की मूल समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है जी? देखो, हमारे उत्तराखंड की जो मूल भौगोलिक समस्या है वो समस्या ये है कि मतलब गांव-गांव जो गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, गांव में जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं पहुंच पा रही है। जैसे स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, तो ये सबसे बड़ी हमारी मूलभूत समस्या है। इसलिए लोग अधिकतर पलायन कर रहे हैं। और सर्वप्रथम मैं हिंद मजदूर समिति की जो किसान जो राष्ट्र के हमारे अध्यक्ष हैं, परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुजी श्री चंद्रमोहन गुरुजी, उन्होंने जो ये मुहिम छेड़ रखी है हिंद किसान मजदूर के हित में, ये बहुत ही अच्छी एक पूरे देश में इसका मैसेज आ रहा है। और गांव-गांव में लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि गांव और शहर का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वही शिक्षा शहर में मिलनी चाहिए, वही गांव में मिलनी चाहिए। अब गांव अधिकतर पलायन करने की सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या है वो यही है कि वहाँ पे शिक्षा नहीं मिल पा रही है। प्रधान जी, मैं आपसे ये भी जानने का प्रयास करूंगा, जैसे आज़ाद हुए लगभग हमें 75 साल हो गए, लेकिन आज भी जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो मजदूर और किसान है। उनकी स्थिति, जैसे वो आज़ादी से पहले थे और आज़ादी के बाद भी उनकी स्थिति ज्यों की त्यों है, तो उनकी स्थिति में क्यों आज तक उभार नहीं हो पाया? देखो, इसमें हमारे जो नेता जीत के जाते हैं, वो जीतने के बाद अपना ध्यान देते हैं, कुछ ज़्यादा पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि नेताओं की अपनी एक सोच, अपनी विचारधाराएं बदलनी चाहिए कि जनता हम पे विश्वास जताती है तो हमें जाके कुछ उनके हित में करना चाहिए। तो किसान ही इस देश की वास्तविकता, ये बात सही है कि किसान एक रीढ़ की हड्डी है। किसान नहीं तो देश नहीं है, गाँव नहीं तो देश नहीं है। इस तरीके से आज उत्तराखंड में जो पलायन है वो दिन पे दिन तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो जैसे हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में ही उत्तराखंड वासियों को, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, उन्हें ही प्राथमिकता मिले। तो क्या इससे हमारा पलायन कुछ रुकेगा सर? बिल्कुल, जो आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने जो मुहिम छेड़ रखी है, इससे मुझे तो लगता है कि इससे बहुत पलायन रुकेगा और लोगों को सुविधाएं मिलेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा हम सबको इनका सहयोग करना चाहिए। जितने भी हमारे किसान मजदूर हैं, सबको जागरूक होना चाहिए, सबको इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से जो ये मुहिम छेड़ रखी है, ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छी मुहिम है। सर, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि राजनीति का शुद्धिकरण हो, कि जो नेता हैं वो जीतने के बाद अपनी चल अचल संपत्ति देश के नाम करें, और जो हमारे देश के जो नेता बने वो उनकी आने वाली 2 पीढ़ी राजनीति का हिस्सा ना हो, तो क्या इससे कुछ परिवर्तन आएगा सर इसमें? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन आ गया। मैंने कहा ना कि राजनीति की शुद्धि का ही वही चीज़ है। जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि पूरे देश में, चाहे जिस स्कूल में हमारा नेता का बच्चा जाता है उसी स्कूल में एक मजदूर का जाए, मतलब प्राइवेट स्कूल सारे बंद हों, सरकारी स्कूल हो, एक बोर्ड हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा एक बोर्ड हो, मतलब शिक्षा एक समान और सबको मुफ्त मिले। तो क्या इसमें कुछ जो हमारे देश का प्रतिभाएं हैं वो निकल के आएंगी सर? बिल्कुल निकल गया। ये देखो, शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा वास्तविकता बिल्कुल कि बड़े आदमी का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े, छोटे आदमी का वहीं पढ़े, एक नेता का बेटा भी वहीं पढ़े, एक मजदूर किसान का बेटा भी वहीं पढ़े। जब सब हमारे बच्चे, किसान का भी और एक नेता का बेटा वहाँ जाएगा, वहाँ शिक्षा लेगा, तो बिल्कुल वहाँ सुविधाएँ मिलेगी और बिल्कुल वो ध्यान देंगे। तो इसका शुद्धिकरण होना ही होना है। सर, जिस तरीके से आपने जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बहुत करीबी से उनके प्रयासों को देखा है, तो आप उनके प्रयासों को लेकर क्या कहोगे सर? उनके प्रयास बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सराहनीय है, बहुत सराहने काबिल है। और हम क्षेत्र में जहाँ भी देखते हैं उनका बड़ा वो रहता है। पूरे किसान मजदूर से पूरे देश में कर रहे हो। और मैं अगर बात करूँ अपने क्षेत्र की, तो लगभग
10 से 15 साल से मैं उनका अध्यक्ष जी का देख रहा हूँ यहाँ पे। वो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र के लिए काम करते हैं। यहाँ के बच्चों को कहीं शिक्षा की बात होती है, कोई अस्वस्थ कोई बेटा होता है उसको स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ देते हैं, और किसी गरीब बच्चे के पास अगर कोई उस पर सुविधाएँ नहीं होती उसकी सुविधाएँ मुहैया कराते हैं। कई चीज़ उन्होंने मतलब जैसे गरीब बच्चा किसी को कोई ओवर एज के जैसे हमारे यहाँ कोई बुज़ुर्ग होते हैं उनको खाना भी प्रोवाइड उन्होंने करवाया है। कई सालों से निरंतर वो यहाँ पे जनता की सेवा में लगे रहे, और उनकी मजदूर की पीड़ा जो समझते हैं वो शायद मैं समझता हूँ उनके बराबर कोई समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी एक किसान के बेटे रहे हैं। इससे मूलभूत जो स्थिति है वो समझते हैं धरातल पे क्या है। कई छोटे छोटे बच्चों को हमारे यहाँ उन्होंने 5 से 6 साल तक लगातार बच्चों को जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको दूध प्रोवाइड करा। खुद अपने खर्चे पे अपना आदमी लगाकर घर घर में दूध दिया है। तो मैं समझता हूँ उनकी बहुत ऊंची सोच है, और हम लोग भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि इस सोच को लेके आगे जाए, किसान मजदूर का उद्धार हो, और हमारा जो उत्तराखंड के जो गांव जो विकट गांव है उनका उद्धार हो, हर बच्चे का उद्धार हो। बच्चों का, छोटे बच्चों का उद्धार होगा तभी देश का उद्धार भी होगा। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनको प्रणाम करता हूँ। सर, जिस तरीके से उनका अपना जैसे सोशल मीडिया पे उनका भी कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट था कि नेता देश का पिता होता है, देश को पीता नहीं है। कि जैसे पिता खुद मूंगफली खाकर बच्चों के लिए बादाम की व्यवस्था करता है ना। तो क्या आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, क्या आपको लगता है कि जो आज वर्तमान में हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी हमारे लिए पिता का फ़र्ज़ निभा रही हैं? नहीं, देखो निभ तो नहीं रहा, दिख तो नहीं रहा, लेकिन आगे हम हमारे ऐसे ऐसे सम्राट, हमारे ऐसे लोग जाके वहाँ मैसेज देंगे तो शायद इनको कुछ सूझबूझ होगी। जैसे हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी गुरु जी कर रहे हैं, मुहिम छेड़ रखी है। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, देख भी रहे, पूरी दुनिया देख रही है, नेता लोग भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुहिम एक न एक दिन कामयाब होगी, तो हमें ऐसी उम्मीद है। सर, मैं अंत में आपसे यही पूछना चाहूँगा, जैसे समय समय पे जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, उन पर आरोप लगते हैं तरह तरह के, तो इनमें कितनी सच्चाई है सर? देखो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस चीज़ से मैं भी भली भांति अवगत हूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कई आरोप लगे। देखो, हम किसी को अशब्द बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं कि वो चोर है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन साबित उसी का होता है जो वास्तविकता ये गलत काम करता है। तो उनको खामखाम ब्लैकमेलिंग के हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि इनको बदनाम करें, ये हमारे लिए कुछ ना करें। जो अनाप शनाप पार्टी के लोग हैं ना, इन्हीं के जो एजेंडे होते हैं, यही सब करके ये लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, अंत में जो हमारी उत्तराखंड की जनता है इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी को सहयोग कर भी रहे हैं, और मैं उनसे अपेक्षाएं करता हूं कि इनको सहयोग करें। हमारे उत्तराखंड का कोई ऐसा बेटा उस जगह पहुंचे, वही हमारे हित की सोच सकता है, अन्यथा कोई नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो यहीं पैदा हुए, यहीं पले, यहीं पढ़े। हमारे उत्तराखंडी है, वो बहुत हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि वो एक पूरे देश में एक राष्ट्र अध्यक्ष का नेतृत्व निभा रहे हैं, और उन्होंने इतनी तकड़ी मुहिम छेड़ रखी है। उनके साथ लाखों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग उनकी भावनाओं की सराहना करते हैं। मैं उनको धन्यवाद करता हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, कहीं भी हमारी कहीं आवश्यकता पड़ती तो हम उनके लिए सदैव खड़े रहेंगे। और अपने क्षेत्र की जनताओं से मैं अनुरोध निवेदन करूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी का साथ दें। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी मुहिम छेड़ी। धन्यवाद करता हूँ उनके लिए। सर, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे उन्होंने मेरठ में विश्व का सबसे ऊंचा जो भारतीय ध्वज है, उन्होंने उसका भी अभी पोल का वहाँ पोल खड़ा हो गया है, और जो वहाँ गुमनाम क्रांतिकारी हैं उन्होंने एक पार्क बनाया। तो इससे जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके मन मस्तिष्क में क्या मैसेज जाएगा सर इसका? देखो, क्रांतिकारियों का सम्मान करना बहुत ही, हमारे जैसे बुजुर्ग है, हमारे कई लोग हैं, उनका सम्मान करना बहुत अच्छी बात है। पूरे देश में किसी ने अभी तक इतना लंबा ध्वज जो बनाने जा रहे हैं, तो किसी ने अभी तक सोचा नहीं है। और जिस दिन वो ध्वज लहराएगा वो पूरे देश में उसका मैसेज आएगा, और बहुत ही सुंदर मैसेज आएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर देश का तो इस चीज़ का गुणगान करेगा कि वास्तविकता किसी ने किया तो उन्होंने ये अच्छा काम करा, इतिहास में ये चीज़ लिखी जाएगी। तो इसके लिए मैं फिर उनको धन्यवाद करूँगा।
तो ये थे हमारे साथ हमारे पूर्व प्रधान कृपाल सिंह जवाड़ी रतन जी। तो इन्होंने कितने कम शब्दों में जो हमारे देश की अपनी परिस्थितियाँ हैं इन्होंने अपना रखा। मैं आपका अपना उज्जवल, सेरा गाँव। जय हिंद, जय भारत।